बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं, जो कि है एंगल को हम डिटरमिन करेंगे। एक्चुअली ये लेक्चर जो है, इसमें जो हम ये पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपके पास जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 15 रिलेशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो हमने फाइंड किया था। उसका ही लास्ट में कुछ क्वेश्चन हमारे पास रहता था जो कि एंगल का था। वो एंगल की जो बात है कि एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कि आपको पढ़ा था कि हम जो डायरेक्शन फाइंड करते होते हैं, ठीक है। आपके पास इस फार्मूला कहता है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, आर वाई बाई आर एक्स, ठीक है। इस फार्मूले के तहत हम जो एंगल फाइंड करते हैं और उसकी मदद से हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन का पता लग जाता है। अब इस एंगल की बात आ जाती है कि वो एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, और उस एंगल के से हमें कैसे पता लगता है कि आपके पास उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये आज हम देखेंगे, ये थोड़ा सा इसका लास्ट पोर्शन रहता है तो वो आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह इसके साथ हम नेक्स्ट एक टॉपिक है उस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वो हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा, हमने कल स्टडी किया था कि हम किसी भी रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो इस फार्मूले के तहत हम फाइंड कर सकते हैं कि हम उसका एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन। अब इस एंगल की मदद से हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, कुछ मेथड है वो आपको बताते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आपको पता है जी एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, ठीक है। आपको पता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास एक डायग्राम है जो हमने कल, लेट्स सपोज आपके पास ये वेक्टर है आर एक्स आर वाई, और ये इनका रिजल्टेंट है आर, ठीक है। अब आपके पास लेट्स सपोज करें कि आपके पास एक वेक्टर है आर, ठीक है, उसके आपने दो वेक्टर्स कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा कर दिया आर एक्स और आर वाई। अब इस जो रिजल्टेंट है आर, इसकी आपने क्या करनी है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। वो डायरेक्शन आप इस फार्मूले से फाइंड करते हो, इस फार्मूले से, ठीक है। अब कहता है जी आपने वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले कहता है जी आपने क्या करना है, अब आपके पास आर एक्स आर वाई किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। अब जब डिफरेंट क्वाड्रेंट में होंगे ये वेक्टर्स, तो उनके हिसाब से इनकी डायरेक्शन जो साइन होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसमें अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो इसमें सिर्फ वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई। इस क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो इसलिए आपके पास इनके साइंस क्या होंगे, चेंज होंगे। लेकिन कहता है आपने पहले क्या करना है, आपने आर एक्स और आर वाई के साइंस को नहीं देखना। आपने क्या करना है, आर एक्स और आर वाई के साइन को नहीं देखना, आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स है, इसमें वैल्यूज पुट करके आपने फाइंड करनी है, और उस एंगल को आपने क्या कह देना, फाइंड कह देना, ठीक है। पहले आपने कहता है जी साइंस भी पुट करने कि आर वाई कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब वो वाई एक्सिस पॉजिटिव में लाई करना, नेगेटिव में आर एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज आपने पहले नहीं देखनी। अभी आपने पहले आपने इसको आर एक्स आर वाई नहीं पुट, इसके नेगेटिव साइंस नहीं पुट करनी, सिंपली आपने आर वाई कितना है, आर एक्स कितना है, उसकी वैल्यू पुट करके उसके एंगल को आपने फाइंड करना है, tan इनवर्स, और उस एंगल को आपने क्या नाम दे देना है, फाई नाम दे देना है। अब जब ये एंगल आपने फाइंड कर चुके, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके लिए आपने क्या देखना है, उसके लिए आपने देखना है जी आर एक्स और आर वाई क्या कहता है जी, अगर आर एक्स और आर वाई बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, कौन, आर एक्स एंड आर वाई, ठीक है। कहता है जी आर एक्स और आर वाई को बोथ पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो आपके पास एंगल किधर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, तो इसलिए आपके पास दोनों आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपके पास उसका एंगल जो होगा वो उतना ही होगा जितना आपने फाइव फाइंड किया होगा, क्योंकि आपने पहले भी आपने इन दोनों के साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं लिया था, तो दोनों पॉजिटिव ही लेके आपने फाइंड किया था, तो उस एंगल को फाइव कहा था। तो इधर भी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो उतना ही एंगल होगा जितना आपने एंगल फाइव फाइंड किया हो, ठीक है। तो इसका मतलब वो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और वो उतना ही होगा जितना एंगल आपने फाइंड किया हो। लेकिन कहता है अगर आपके पास, ठीक है, आर एक्स नेगेटिव है एंड आर वाई क्या है जी, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वो आपके पास किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
अगर आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसके लिए आपने फिर क्या करना है, उसके लिए जो थीटा होगा, एंगल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 5। ठीक है, वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 5। आप लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। ठीक है, वो एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, वो एंगल आपके पास फिर आप कैसे फाइंड करोगे, 180 माइनस 5। 180 माइनस 5 का क्या मतलब, अब आप देखो यहां तक कितना एंगल होता है आपके पास, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 180। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है वो 180 या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 180 डिग्री माइनस वो जो एंगल आपने फाइंड किया था शुरू में, ठीक है, उसको उसमें से माइनस कर देना, आपके पास वो एंगल आ जाएगा और वो आपके पास पता लग जाएगा कितना एंगल है। वो आपने एक्स एक्सिस के हिसाब से ड्रॉ करना है और वो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरह आपको उसकी डायरेक्शन भी पता लग जाएगी 180 माइनस 5। ठीक है, थर्ड आपके पास अगर दोनोदोनों नेगेटिव हुए, आर एक्स एंड आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, दोनों नेगेटिव हुए तो फिर क्या है, तो फिर इसका मतलब है वो किधर पाया जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो वो किधर पाया जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है तो आपने उसको कैसे फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है 180 डिग्री प्लस 5। आप इसको लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। ठीक है, अगर वो आपके पास दोनों नेगेटिव है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा तो आपको पता है ये 180 और इधर आगे क्या होता है 270। इसका मतलब है वो 180 से ज्यादा है, 180 डिग्री से वो एंगल क्या ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, 180 डिग्री प्लस उस एंगल को उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना। अब वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और एक्स एक्सिस के सामने आप हिसाब से आपने उसको ड्रॉ करना है तो वो एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास आर वाई नेगेटिव है एंड आर एक्स क्या है जी, पॉजिटिव है, तो फिर आपके पास क्या होगा, ठीक है, अगर आपके पास आर वाई नेगेटिव है और आर एक्स पॉजिटिव है तो फिर वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है जबकि एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब वो फिर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ तक 270 और यहाँ तक क्या होता है 360। तो फिर आप उसको ले सकते हो 360, उस एंगल को कैसे फाइंड करोगे, 360 माइनस 5, मतलब वो इस एंगल में से, क्योंकि वो 360 से कुछ छोटा होगा ना, तो 360 माइनस 5 आप कर सकते हो। या आप ये भी लिख सकते हो 270 से बड़ा होगा तो 270 प्लस 5। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। तो इस तरह आप वो एंगल फाइंड कर लोगे। तो ये था आपके पास एंगल फाइंड करने का तरीका, डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका, कैसे आप एंगल या डायरेक्शन फाइंड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ये कल के टॉपिक के साथ रिलेटेड था, आपका एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ। अब हम ये टॉपिक एंड हो चुका है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा। ठीक है, तो कहता है जी आपके पास जब वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो तरह का रिजल्ट आता है। ठीक है, एक तो हमारे पास जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती, बल्कि क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। और जबकि दूसरी तरफ जब हम दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक कोई वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इस तरह हमारे पास दो तरह के रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। इस वजह से अब जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वो भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला आ जाता है जी आपके पास स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और इसको हम एक और नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, कहता है जी when two vectors
are multiplied with each other and they result a scalar quantity, then it is called scalar product. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है? कहते हैं जब भी हम टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर एंड दे रिजल्ट अ स्केलर क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। कहते हैं जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने की वजह से जो हमारे पास आंसर आए वो कोई स्केलर क्वांटिटी आ रही है। मल्टीप्लाई जो हो वो दो वेक्टर्स हो, लेकिन दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होने की वजह से आंसर हमारे पास क्या आ जाए, वो आंसर वेक्टर का है बल्कि वो आंसर स्केलर क्वांटिटी हमारे पास आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान में डॉट प्लेस करते हैं। अब आपके पास इसकी फार्मूला जो है वो किस तरह लिखते हैं? इसका फर्स्ट सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a डॉट b, दो वेक्टर्स हैं तो आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा? a b cos थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा? a b cos थीटा। ठीक है, अब आपके पास ये आपके पास है। ठीक है, अब आपके पास मतलब दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसके लिए हमारे पास आंसर जो आता है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? जब हम इसको लिखते हैं फार्मूला तो इसके दरमियान में हम क्या प्लेस करते हैं? डॉट प्लेस करते हैं। तो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में हमेशा एंगल कौन सा आता है? cos थीटा आता है। कौन सा एंगल आता है? cos थीटा आता है। तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वर्क आ गया, ठीक है, जैसे आपके पास पावर आ गया, ठीक है, जैसे आपके पास क्या आ गया? जैसे आपके पास वर्क आ गया, ठीक है, जैसे आपके पास पावर आ गया। अब आपके पास देखिए, अगर गौर करें, ठीक है, अब आपके पास आपने दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, पहली फोर्स, दूसरी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है? वर्क। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर आप पावर देख लें तो आपके पास फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स और वेलोसिटी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या है? पावर, जो कि क्या है जी? एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, और आप इसको कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है जी? कहते हैं when two vectors are multiplied with each other and they result a vector quantity, then it is called वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, कहते हैं जी आपके पास जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जब हम क्या करें? दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर हमारे पास क्या है? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर भी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी आए, तो आपके पास उसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका फार्मूला यूज करते हैं, दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान क्या प्लेस करते हैं? क्रॉस प्लेस करते हैं। तो इसलिए a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा और n यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपके पास a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा n यूनिट वेक्टर। इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है कि आपके पास इसमें जब हम फार्मूला लिखते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके दरमियान में क्रॉस प्लेस करते हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और वो किसकी इक्वल होता है? ab sin थीटा। आपने याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एंगल कौन सा आता है जी? sin थीटा आता है। और आपके पास n यूनिट वेक्टर, क्योंकि लाजिम बात है आंसर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, इसलिए n यूनिट वेक्टर साथ लगाया डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या आ गई? इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं जी टॉर्क। ठीक है, टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉर्क इक्वल होता है r क्रॉस
एफ, ठीक है। टार्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ। टार्क अब एक एग्जांपल है। अब आर क्या है, मोमेंट आर्म, ठीक है। मोमेंट आर्म क्या है जी आपके पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है जी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर क्या है, टार्क। तो टार्क भी क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, ठीक है। टार्क किसकी इक्वल है, आर क्रॉस एफ। तो ये हमारे पास क्या है जी, वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने देखा जब हम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो तरह का प्रोडक्ट आता है, दो तरह के केसेस आते हैं। एक ये जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर स्केलर क्वांटिटी आ जाता है, और दूसरा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। इस बेसिस पर हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो इसको आपने अपने तौर पर इसको नोट करना है, याद स्टडी करना है, और इसको अपने तौर पर आपने लिखना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर टार्क में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।